इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन शनिवार 10 जनवरी को 13वें दिन भी जारी रहा। खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के बीच जनता सड़कों पर उतर चुकी है और खामनेई प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। इस बीच देश में जारी सरकार विरोधी आंदोलन को लेकर हैरान कर देने वाला दावा सामने आया है। एक ईरानी डॉक्टर ने दावा करते हुए कहा है कि सिर्फ तेहरान में 217 मौतें हुई हैं। ईरान से मिली रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन अब देश के सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है। टाइम पत्रिका की एक रिपोर्ट में तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई है। ऐसे में अगर मौतों के आंकड़े सही हैं तो ईरानी सरकार का आंदोलन को कुचलने के लिए खौफनाक चेहरा सामने आया है। इधर देश में इंटरनेट और फ़ोन सेवा लगभग पूरी तरह बंद कर हो चुकी है। इंटरनेट स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली संस्था नेटबॉल्स ने शासन की तरफ से लागू किए गए इंटरनेट प्रतिबंध का दस्तावेजीकरण किया है। संस्था ने बताया कि राष्ट्रव्यापी इंटरनेट बंद किए हुए अब 24 घंटे हो चुके हैं और कनेक्टिविटी सामान्य स्तर के 1% पर स्थिर है। ये जारी डिजिटल ब्लैकआउट ईरानियों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है और शासन की हिंसा को छुपाता है। इससे पहले शुक्रवार को देश में व्याप्त शांति के बीच सर्वोच्च नेता खामनेई ने ट्रंप को अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की नसीहत दी है। खामनेई ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रदर्शनकारी दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। खामनेई ने साफ कहा कि देश विदेशियों के भाड़े के सैनिकों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी संकेत दिया। आइए बात करें हम ईरान के बारे में विस्तार से। ईरान में पिछले कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी है। देश भर में फैला यह आंदोलन हाल के वर्षों में इस्लामिक शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। महंगाई से शुरू हुआ गुस्सा अब सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और पूरे शासन तंत्र के खिलाफ नारेबाजी में बदल चुका है। सरकार ने हालात काबू में करने के लिए इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी हैं, जिससे ईरान लगभग भारी दुनिया से कट गया है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों को हिरासत में लिया गया है। ये बात करें कि विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कैसे हुई। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 28 दिसंबर को रियाल के रिकॉर्ड नीचे स्तर पर पहुंचने के बाद तेहरान के बाजारों से हुई, जहां व्यापारियों ने आसमान छूती महंगाई के खिलाफ दुकानें बंद कर प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि तब और बिगड़े जब खाने के तेल, चिकन जैसी जरूरी चीज़ों की कीमतें रातों रात बढ़ गई और कई सामान बाजार से गायब हो गए। सरकार द्वारा सस्ती डॉलर व्यवस्था खत्म करने के फैसले ने आग में घी डालने का काम किया। अब तक ये प्रदर्शन सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है। मानवाधिकार संगठन के मुताबिक कम से कम 62 प्रदर्शनकारी मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। डॉलर के मुकाबले रियाल 14.2 लाख के सर्वकालिक निचले स्तर पर। तेहरान में दूसरे शहरों में दुकानदारों की हड़ताल। सेंट्रल बैंक के गवर्नर मोहम्मद रजा फरजीन का इस्तीफा। ईंधन और खाद्य कीमतों में भारी उछाल व्यापक है। यह आंदोलन 2022 के वीमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। अब तक 100 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं। पश्चिमी ईरान के कुर्द बहुल इलाकों में हालात सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। प्रदर्शनकारियों के नारे अब सीधे सत्ता के केंद्र पर हैं। खामनेई मुर्दाबाद, तानाशाह का नाश और रजा पहलवी के नेतृत्व में राजशाही की वापसी जैसे नारे तेहरान, मशहद और अन्य प्रमुख शहरों में खुलेआम लगाए जा रहे हैं। इस बार सबसे अहम बात यह कि आंदोलन की शुरुआत बाजारी समुदाय से हुई, जो ऐतिहासिक रूप से इस्लामिक गणराज्य का समर्थक रहा है। ईरान में बाजारी और धार्मिक नेतृत्व के बीच पुराना गठबंधन रहा है। इतिहास में दुकानदारों ने कई बार सत्ता परिवर्तन में निर्णायक भूमिका निभाई है। 1979 की इस्लामिक क्रांति में भी इन्हीं बाजारियों के आर्थिक समर्थन ने मौलवियों को मजबूती दी, जिससे शाह की सत्ता का पतन संभव हो पाया। हालांकि इस बार मुद्दा स्थिरता और गिरती अर्थव्यवस्था ने उनके व्यापार को इतना प्रभावित किया है कि वही वर्ग अब सड़कों पर उतर आया है। यही विरोध आगे चलकर हिंसक रूप ले बैठा। वहीं सरकार आर्थिक मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और शासन परिवर्तन की मांग करने वालों के बीच फर्क करने की कोशिश कर रही है। शासन विरोधी प्रदर्शनकारियों को उपद्रवी और विदेशी ताकतों के एजेंट बताकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन बड़े बदलाव की ओर इशारा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई गई तो इसका गंभीर परिणाम होगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने तेहरान को साफ संदेश दे दिया कि प्रदर्शन के दौरान लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने दोहराया कि ईरानी सुरक्षा बलों को फायरिंग से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वही हमला करेगा जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होगा। वहीं इस प्रदर्शनों के शुरू होने के बाद अपने पहले टेलीविज़न संबोधन में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने ट्रंप की चेतावनियों को खारिज किया। उन्होंने ट्रंप से अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। आरोप लगाया कि कुछ उपद्रवी अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खामनेई ने कहा कि ईरान की एकजुटता जनता
सभी दुश्मनों को पराजित करेगी और इस्लामिक गणराज्य किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ईरान में 1979 से धार्मिक शासन है। उसी साल मौलवियों ने पश्चिमी समर्थित शाह की सत्ता गिराकर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की थी, जिसकी बागडोर सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व के हाथ में है। हालांकि 2024 में मसूद पेजिशियान राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन असली सत्ता अभी सुप्रीम लीडर खामनेई के पास है। खुद पेजिशियन ने भी एक टेलीविजन संबोधन में कहा था कि इन हालात से निपटने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने अमेरिका के प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार और जरूरत से ज़्यादा नोट छापने को देश की आर्थिक बदहाली का कारण बताया था। बात करें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर सैन्य हमला नहीं किया जाएगा। मेलोनी ने कहा कि सैन्य कार्रवाई किसी के लिए भी अच्छे नतीजे लाने वाली नहीं होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकलेगा। मेलोनी का यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कही जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के लिए सैन्य हमले से भी इनकार नहीं किया है। इससे ग्रीनलैंड ही नहीं, पूरे यूरोप में चिंता है। इटली पीएम मेलोनी ने शुक्रवार को नए साल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए अमेरिका और ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, मुझे यह विश्वास नहीं होता कि अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीनलैंड में मिलिट्री कार्रवाई किसी के फायदे में नहीं होगी और इसका नाटो पर बुरा असर होगा। मेलोनी ने कहा कि अमेरिकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की भूमिका मजबूत की जानी चाहिए। मेलोनी ने यह भी साफ किया कि इटली सैन्य कार्रवाई किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने इस पूरे मामले का बिना किसी सैन्य टकराव के हल निकालने पर जोर दिया। व्हाइट हाउस की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और खनिज समुद्र द्वीप ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। इसने डेनमार्क के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड में हलचल मचा दी है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। द्वीप की सुरक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड की आबादी करीब 57,000 की है। अमेरिका वर्षों से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बेहद आक्रामक रुख दिखाया है। ट्रंप का कहना है कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहता है, भले इसके लिए कोई तरीका अपनाना पड़े। ट्रंप चीन और रूस से खतरा बताते हुए अमेरिका सुरक्षा के लिए इस द्वीप पर नियंत्रण जरूरी बताते हैं। बात करें पाकिस्तान की। भारत के साथ टैरिफ को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी पाकिस्तान पहुंची है। इस टुकड़ी में शामिल अमेरिकी सैनिकों को पेशावर के पास पब्बी लेकर जाया गया है। पब्बी खैबर पख्तूनख्वा सूबे की एक तहसील है जो पेशावर के नज़दीक है। यह जगह अफगानिस्तान की सीमा से भी नज़दीक है। अफगान तालिबान भी लगातार सवाल उठा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाज़त दी है ताकि वह अफगानिस्तान पर नज़र रख सके। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने बताया कि अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। आईएसपीआर ने बताया कि अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंचे। युद्धाभ्यास का नाम इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 है। इसका आयोजन पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता साझा करने के लिए किया गया है। पब्बी में आयोजित यह युद्धाभ्यास इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का 13वां संस्करण है। आईएसपीआर के अनुसार 2 हफ्ते तक चलने वाले इस अभ्यास में पाकिस्तानी और अमेरिकी सेनाओं के दल शामिल हैं। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के पब्बी में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में उद्घाटन समारोह में भाग लिया। बयान में बताया गया कि अमेरिका पाकिस्तान युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद विरोधी अनुभवों को साझा करके आपसी समझ और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रभावी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए भी जरूरी रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाना है। आईएसपीआर ने एक बयान में कहा कि शहरी युद्ध के दौरान निशानेबाजी कौशल पर साथ ही एक दूसरे के ऑपरेशनल सिद्धांतों और सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हुए हैं। दोनों देशों में सुरक्षा सहयोग पहले से ही जारी था। अब आर्थिक जुड़ाव को भी मजबूत किया जा रहा है। कई अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में तेल की खोज और उत्पादन में शामिल होना चाहती हैं। इसके अलावा क्रिप्टो के लेकर भी पाकिस्तान अमेरिकी सहयोग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ताज़ा हालात के कारण भी ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है ताकि इलाके में अपनी मौजूदगी को बनाए रखे। ये बात करें पाकिस्तान की JF-17 के बारे में। पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्र में इस साल के पहले हफ्ते में 2 अहम कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट को बेचने का सौदा जल्द होने वाला है। वहीं पाकिस्तान को दिए कर्ज के बदले सऊदी अरब भी $2 अरब के सौदे में JF-17 जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। सऊदी और बांग्लादेश के अलावा भी कई देश इस जेट को खरीद चुके हैं और कई देश दिलचस्पी जता रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिहाज से रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी है। साथ ही ये सवाल उठाता है कि आखिर इस जेट में दुनिया की दिलचस्पी क्यों है। अल जजीरा के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में कई देशों ने JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों में दिलचस्पी दिखाई है। इसकी एक
अहम वजह विमान की वैश्विक बाजार में अपने मुकाबले की झट से कम कीमत है। कम कीमत के अलावा इसका प्रदर्शन पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से मुक्ति की वजह से कई देश का रुख कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाते हैं। GF-17 की खासियत। GF-17 लड़ाकू विमान की अनुमानित कीमत 25 से 30 मिलियन डॉलर के बीच है, जो इसे कई देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। पिछले 10 वर्षों में नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान जैसे देशों ने इस विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है। GF-17 थंडर एक हल्का, हर मौसम में उड़ने वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। GF-17 को पाकिस्तानी एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC और चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC ने मिलकर बनाया है। पाकिस्तान और चीन ने 1990 के दशक में इस पर समझौता किया और 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित कामरा में निर्माण शुरू हुआ। विमान का 58% पाकिस्तान और 42% चीन में होता है। असेंबली कामरा में होने के कारण पाकिस्तान GF-17 का प्राथमिक विक्रेता है। म्यांमार GF-17 खरीदने वाला पहला देश था, जिसने 2015 में कम से कम 16 ब्लॉक 2 विमानों का ऑर्डर दिया। इनमें से 7 की डिलीवरी हो चुकी है। इसके बाद नाइजीरिया दूसरा खरीदार बना, जिसने 2021 में अपने वायुसेना में 3 GF-17 शामिल किए। अजरबैजान ने 2024 में $1.5 के सौदे में 16 GF-17 जेट का ऑर्डर दिया। नवंबर 2025 में अजरबैजान ने 5 GF-17 का अनावरण किया। पिछले कुछ सालों में इराक, श्रीलंका, सऊदी अरब समेत कई देशों ने GF-17 जेट खरीदने की विकल्प पर विचार करने का संकेत दिया। हालांकि इनमें से ज़्यादातर योजनाएं साकार नहीं हो सकी। GF-17 पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन का अहम हिस्सा है। हालांकि चीनी वायुसेना इस लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं करती है। चीन के पास कई दूसरे आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इस समय दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के जेट हैं, जिनमें अमेरिकी F-22, F-35 चीन के J-20 और J-35 रूस के Su-57 शामिल हैं, जो बहुत कम देशों के पास है। पाकिस्तान के GF-17 की बात की जाए तो इसका ब्लॉक 3 वर्जन स्वीडन के ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, भारत के तेजस और चीन के J-10 की तरह 4.5 पीढ़ी का जेट है। यह दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक विमान है। एक्सपर्ट के मुताबिक 4.5 पीढ़ी के विमानों पर एक विशेष कोटिंग होती है, जो उनके रडार सिग्नेचर को कम करती है। इससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। एक 4.5 पीढ़ी का जेट दुश्मन के रडार क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमताओं का उपयोग करके संकेतों को जाम करने का प्रयास करता है। ऐसे में विमान दुनिया के बहुत से देशों की पहली पसंद बने हैं। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.